एक जो शो चल रहा था यूट्यूब पे है ना, इंडिया गॉट टैलेंट, ऐसी लैंग्वेज यूज की, ऐसे वर्ड्स यूज किए, सच में सही नहीं है वो। ना तो मैं उस शो का नाम लेना चाहूँगा इस स्टेज पे, ना मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि हम उनका नाम लें। देश में 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उसमें सिर्फ 10 ही काम के इन्फ्लुएंसर्स हैं। बाकी सबका काम है घृणा फैलाना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, किसी समुदाय के लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, भद्दी भद्दी गालियाँ देना, भद्दी भद्दी कंटेंट्स बनाना। तो मैं इसको इन्फ्लुएंसर्स नहीं मानता। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री करके तो वो बैन हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर, तो वो क्या था? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई तो उसमें क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री, उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए। लोग ना जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसकी तोड़ फोड़ करते हैं। देखिए, पहले कानून नहीं होता था, अब कानून आ गया है। अब बीएनएस में प्रोविजंस दिए गए हैं कि उनको चार्ज किया जाएगा। जो वो प्रॉपर्टी जलाई जाती है वो उनकी खुद की तो है नहीं। बेसिकली लॉस किसका है? हमारा लॉस है, इनकम टैक्स पेयर्स का लॉस है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मनीष कुमार जी। सो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमारी ऑडियंस को? सर दिनेश जी, मैं एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये एक मेरा छोटा सा विवरण है अपने बारे में। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या राइट्स हैं बोलने के और एक्सप्रेस करने के, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम नहीं बोल सकते हैं, नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। सो सर, पहला सवाल मेरा ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ओके। तो उसी उन मौलिक अधिकारों में से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको अनुच्छेद 19(1)(a) में डिफाइन किया गया है। ओके। उसके हिसाब से कि हर व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, उसके पास अपनी बात रखने का बिना किसी दबाव के या अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो अब जब हम बात करते हैं कि अपनी बात रखने का बिना किसी दबाव के, है ना, अपनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने का, तो इसमें हम कुछ भी बात बोल सकते हैं या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं इसके? इसमें आप अनुच्छेद 19(2) देखेंगे तो इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी छूट दी गई है कि आप कुछ भी बोलें। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बारे में नहीं बोल सकते। ओके। कहीं पब्लिक पीस, जिससे कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी बात नहीं बोल सकते। ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे कोर्ट की अवमानना हो जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे कोई किसी आदमी की डिफेम हो जाए कोई आदमी। ओके। तो ऐसी बहुत सारी, ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते जो पहले से ही किसी कानून में रेस्ट्रिक्ट कर दी गई हो। तो ये सब बातें हैं जिसमें आप उस बात को नहीं बोल सकते। सो बेसिकली लाइक हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ये नहीं है कि हम जो भी मन में आए कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम नहीं बोल सकते, है ना, पब्लिकली। अच्छा, इसमें जो आपने बताया कि आर्टिकल 19(1)(b) जो है, 1(a) जो है, और आर्टिकल 19(1)(2) जो है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिला हुआ है ना। तो अब इसमें जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं इसके, तो ये कैसे काम करता है, आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, एप्लीकेशन की कोई बात नहीं। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसे एक मौलिक अधिकार दिया गया है, फ्रीडम मौलिक अधिकार दिया गया संविधान के द्वारा। वो अपनी बात बिना किसी दबाव के रख सकता है। ओके। अगर कोई व्यक्ति उसको या कोई सरकार या कोई सरकार का नुमाइंदा या कोई सरकार का डिपार्टमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 32 में और एक रिट फाइल कर सकते हैं कि मुझे ये रेस्ट्रिक्ट किया गया और मुझे ये राइट है, तो इसको मैंडेमस क्रिएट करके इसको हटाया जाए। तो सच में डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अनुच्छेद 32 में। आप 226 में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट। बट आपके पास एक स्पेशल रेमेडी दी गई है अनुच्छेद 32 में कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अच्छा, सो बेसिकली ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं जो हमें दिए हैं लॉ ने, है ना, तो अगर उनका हनन होता है तो उस केस में हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। हाँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का या मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा गया है।
आप पढ़ेंगे कहीं तो बोलेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है मौलिक अधिकारों का, तो इसलिए संरक्षक है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में। अच्छा, अभी जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है ना, लाइक हिंदुस्तान की मतलब बहुत सारे लोग मतलब यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, और वहाँ पे एक बुरी चीज़ क्या है कि कोई भी इंसान आके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी पोस्ट कर देता है, कोई भी कंटेंट पोस्ट कर देता है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया का जमाना पिछले 10 सालों से है, इससे पहले सोशल मीडिया नहीं होती थी। इससे पहले नहीं था। तो सोशल मीडिया में जो आजकल जितने भी आप लोगों को देखेंगे, अगर आप सोशल मीडिया के टॉप 10 लोगों को देखेंगे तो वो टॉप 10 लोग वो होंगे जो सबसे ज्यादा ऑब्सनिटी वाली बातें करेंगे। मैं नाम लेने नहीं लेना चाहूंगा, आप टॉप 10 देखिएगा, उनमें सबसे ज्यादा जो भद्दी वार्तालाप, भद्दे भाषण, भद्दी वीडियो, जो वो लोग सबसे ऊपर होंगे उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो सोशल मीडिया अकाउंट, जो सोशल मीडिया है उसको दिया गया था अच्छे यूज के लिए, पर आजकल उसका जो यूज हो रहा है वो गलत दिशा में हो रहा है। गलत दिशा में, बच्चों के लिए गलत है, देश की जनता पब्लिक हार्मनी के लिए गलत है। एक वीडियो, एक मैसेज क्या से क्या कर सकता है वो लोग नहीं समझ पा रहे। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर या और जगह जहां दंगे भड़कते हैं वहां सोशल मीडिया को बैन कर दिया, इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है। शट डाउन कर दिया जाता है क्योंकि वहां लोगों को पता नहीं है बोलना क्या है, और उस एक इंटरनेट और एक सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से न जाने कितना और नुकसान सरकार को या हम लोगों को झेलना पड़ सकता है, पब्लिक को झेलना पड़ सकता है इसको। जैसे अब ये चल रहा है ना कहीं ये गलत तो है, बट क्या गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है इसको मॉनिटर करने के लिए? देखिए गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट के पास पहले 10 साल पहले ये सोशल मीडिया अकाउंट होते नहीं थे। तो ये रिसेंट है, सब मामला रिसेंट है। तो उससे पहले क्या होता था, पहले फिल्म्स आती थी, मेट्रो पे फिल्म आ गई, या आज भी आप देखेंगे फिल्म आती है तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट होता था एक पहले, वो अभी भी है। तो फिल्म्स सिनेमेटोग्राफी एक्ट से होकर उनको अप्रूव किया जाता है कि किस कैटेगरी में फिल्म जाएगी। तो आप देखेंगे चर्चा में रहती है कि भैया एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को, अंडर एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को। तो जो एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है तो वो लोग उसका मतलब है कि ये इस कैटेगरी के लोग, इस एज से नीचे के लोग हैं वो उस फिल्म को नहीं देख सकते। परंतु सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है, एज रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, पर आप देखेंगे कि एज रेस्ट्रिक्शंस वाली वीडियो भी कुछ ऐसी वीडियो है जो इन पे एज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी, और वो सोशल मीडिया पे, वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वो घूम रही हैं। तो बेसिकली एज रेस्ट्रिक्शंस वाली वीडियोस पे और ज्यादा व्यूज हैं, अगर व्यूज हैं ज्यादा हैं क्योंकि ऑप्शनिटी ज्यादा है। और इसके लिए क्या है कि सरकार ने अब थोड़ा इस तरफ कदम उठाना शुरू किया है कि इनको रोकने के लिए कुछ लगाम लगाई जाए, क्योंकि पॉलिसी जो फॉलो करती हैं सारी कंपनीज अपनी बाहर की पॉलिसी फॉलो करती हैं। बिजनेस यहाँ कर रही हैं पर पॉलिसी बाहर की फॉलो कर रही हैं। ऑपरेट इंडिया में कर रहे हैं बट पॉलिसी बाहर की फॉलो कर रहे हैं। श्रेया सिंघल का केस था सर 2015 में, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो किस टाइप से था? देखिए श्रेया सिंघल का केस श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एक सेक्शन है 66A हुआ करता था श्रेया सिंघल के केस से पहले। तो श्रेया सिंघल के केस से पहले 66A एक सेक्शन हुआ करता जिसको श्रेया सिंघल केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। उस सेक्शन में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी ऑप्शन चीज भेजेगा तो वो उस सेक्शन में चार्ज हो जाएगा। अब उसमें ये डेफिनेशन नहीं थी कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भेजा जाए या आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, उन्होंने एक दूसरे को भेजा है, ये उसमें सेक्शन में नहीं था। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज ए वायलेशन ऑफ राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू प्राइवेसी ऑल्सो। तो इसलिए उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। परंतु आजकल सोशल मीडिया के लोग उसकी अधूरी जानकारी के कि श्रेया सिंघल केस ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ भी लिखने का इंटरनेट पे, तो उसको साइड करते हैं, पर उस केस की डेफिनेशन कुछ और है और यहाँ डेफिनेशन कुछ और बताया कुछ और जा रहा है। सो बेसिकली वहां पे ये था कि अगर आप किसी नोन पर्सन को कुछ भेजते हो तो उस केसेस में आप पे कोई चार्ज नहीं सेक्शन 66, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप न्यूडिटी भेजने लगे, मतलब इस तरह की अश्लीलता ही भेजने लगे, बच्चों के फोटोग्राफ भेजने लगे, तो वो आप सेक्शन चार्ज हो जाओगे पॉक्सो एक्ट में।
या आईटी एक्ट के सेक्शन से आपको चार्ज कर लेंगे। अच्छा, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, है ना, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उनके वीडियो जो है ना वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो आप इस पे कुछ बताएंगे क्या देखिए, मतलब? कंटेंट क्रिएटर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम्म, कुछ इन्फ्लुएंसर्स आजकल अगर हम करें कि देश में 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उसमें सिर्फ 10 ही काम के इन्फ्लुएंसर्स हैं। बाकी सबका काम है घृणा फैलाना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, किसी समुदाय के लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, भद्दी भद्दी गालियां देना, भद्दी भद्दी कंटेंट्स बनाना। तो मैं इसको इन्फ्लुएंसर्स नहीं मानता, ना मैं इनका नाम लेना चाहता कि कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इस तरह के आप जिन लोगों को इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, ये देश के युवाओं के लिए एक घातक बीमारी का काम कर रहे हैं इस वक्त। और इसलिए अब सरकार इनके ऊपर और कानून, सरकार, मैं चाहता हूं कि सरकार को इनसे सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। अभी आप देखिए, अभी हाल ही का किस्सा है, तो 2-4 दिन पहले भाई साहब की बेल हुई है सुप्रीम कोर्ट से, और फिर भाई साहब पहले बोल गए इंटरनेट कंटेंट पे, फिर मुंह छुपाते फिरे, साथ में अपने आप ही डिलीट करने पड़े कंटेंट सारे के सारे। तो ये क्या है? सो बेसिकली ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वीडियो का डिलीट होना है वो सही है, बिकॉज ये जो है यूथ को गलत डायरेक्शन दे रहा है ना, सोसाइटी में एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है अगर देखा जाए तो। देखिए, सोसाइटी में बैड इम्पैक्ट क्रिएट करने का ऐसा है कि हमारे देश में लगभग 40 करोड़ यूजर्स हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। चाहे आप वो फेसबुक की बात कर लो, चाहे आप वो इंस्टाग्राम की बात कर लो, चाहे आप वो ट्विटर की बात कर लो, जो एक्स है, उसमें केवल 40 करोड़ लोग हैं। और 40 करोड़ जो उपभोक्ता हैं, सब्सक्राइबर हैं, 40 करोड़ सब्सक्राइबर में से लगभग 70% सब्सक्राइबर 21 से लेके और 35 की एज तक के हैं। तो दे आर यंग यूथ। और आप उनको क्या दिखा रहे हैं? आप उनको गालियां दिखा रहे हैं। आप स्टैंड अप कॉमेडी दिखा रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में क्या दिखा रहे हैं? वो गालियां दिखा रहे हैं। तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तो क्या किया जाए? लोग हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, या आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आप भी देखिए, आपके माध्यम से लोगों को लीगल जानकारी दी जा रही है। तो इस तरह के कंटेंट बनाना गलत नहीं है, बट जो कंटेंट वहां बन रहा है, जो अभद्रता वहां फैलाई जा रही है, उससे उसका क्या करेगा देश, या क्या करेंगे देश के युवा, क्या करेंगे लोग? एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, कभी कभी क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, है ना, उन पे भी केस वगैरह फाइल हो जाते हैं। तो देखिए, इस केस में एक बहुत अच्छा जजमेंट है रमेश थापर, 1950 का। तो उस केस में बड़ी अच्छी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। हिदायतुल्लाह साहब जज हुआ करते थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म इज अ बैकबोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है जर्नलिज्म। पर आजकल जर्नलिज्म का महत्व भी अलग तरीके से हो गया है। आजकल लोग जर्नलिज्म एक पारदर्शिता से नहीं कर रहे, जर्नलिज्म करने का तरीका अलग हो गया है। आजकल हर व्यक्ति माइक लेके निकल रहा है, यूट्यूब पे अपने ब्लॉग्स बना रहा है। दिस इज नॉट अ जर्नलिज्म। लोगों को गालियां दे रहा है, नेताओं को गालियां दे रहा है। क्या आप जर्नलिज्म की श्रेणी में मानेंगे कि इस तरह से? अभी कुछ दिनों पहले का किस्सा था, एक व्यक्ति, आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपके चल रहे हैं या इंस्टाग्राम, वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साहब को गाली दी जा रही है, देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को गाली दी जा रही हैं, बेबाक गालियां दी जा रही हैं। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये नहीं कहता। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, बट प्रॉपर मैनर में। पर प्रॉपर मैनर में। कानून आपको पाबंदी नहीं देता, पर आप कानून आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अश्लीलता ही फैला देंगे पूरे देश में। एक वो ये कि आप किसी से भी कुछ भी सवाल कर सकते हो या किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, बट एक प्रॉपर मैनर में। ये नहीं कि आप भद्दी लैंग्वेज या भद्दी भाषा यूज करके आप बोल रहे हो किसी के लिए कुछ। देखिए, पहले क्या होता था, आज से हम जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो दिल्ली में भाषण हुआ करते थे नेताओं के, तो लोग कई सौ किलोमीटर दूर से सुनने आते थे। सरकार ने उनको रेस्ट्रिक्शंस कभी नहीं लगाई, क्योंकि लहजा होता था बात करने का। आजकल सोशल मीडिया में तो लहजा ही खत्म हो गया है। आप बहुत सारे चैनल्स देखेंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स देखेंगे, वहां पर ऑब्सनिटी की वीडियोस, हर मूवी में, हर उसमें ऑब्सनिटी दिखाई दे रही है।
अभी आपने देखी होगी तांडव के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। हाँ। उसके बाद एक और वेब सीरीज आई थी पाताल, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इन सब के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है ऑब्ससिनिटी की, क्योंकि ये वहां कंटेंट बना नहीं सकते सिनेमेटोग्राफी एक्ट में। सरकार ने इस पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कानून बनाइए। अब सरकार देखते हैं कब तक कानून बनाई। सरकार ने कुछ कदम उठाए कि एक ब्लॉग बोला है कि भैया एक कानून आया है 2021 में कि आप एक नोडल ऑफिसर लगाएंगे हर उसके ऊपर। बट अब कितना सफल होता है कितना नहीं, वो तो अलग बात है। एक सर डॉक्यूमेंट्री थी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री करके, तो वो बैन हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर, तो वो क्या था आप एक बार बताएंगे हमारी बीबीसी audience को? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई तो उसमें क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में। ओके। तो क्या ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आएगा? क्या ये पब्लिक पीस के खिलाफ नहीं है? क्या ये सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं है? तो बीबीसी पे जो बैन लगाया गया वो उचित बैन था। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का जो मीडिया कंटेंट है वो यहाँ नहीं चल सकता। आप किसी का ऐसा नहीं है कि आप चुनावी कार्यक्रम हैं तो चुनावी है तो आप कुछ भी किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशन चला देंगे। जब एलिगेशन झूठे हैं जो एलिगेशंस, तो उसी वजह से वो बैन की गई। सो बेसिकली उसमें क्या था कि जो एलिगेशंस थे वो एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर पे लगाए। देखिए मैं उन बातों के एलिगेशंस थे या नहीं थे, बट एक तरीके से कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक पीस की बात हो रही है, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। एक छोटी सी वीडियो क्या कर सकती है देश में, शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन तक करने पड़ जाते हैं। तो इन छोटी सी छोटी चीजों से देश की सरकार चाहती है शांति, देश की जनता चाहती है शांति, और आप इस तरह की वीडियो बना के जो उनके फॉलोवर्स हैं या जो इनके अनफॉलोवर्स हैं, तो उसमें क्या होगा? दोनों साइड से मतलब वही है कि कमेंट्स आना शुरू होंगे। कमेंट्स आना शुरू नहीं है, बहुत बातें बहुत हद तक पहुंच जाती हैं। एक वीडियो मैसेज दंगे करा देता है पूरे दंगे स्टेट में। अभी आप जेएनयू का हादसा देखेंगे तो एक छोटा सा वीडियो और उसने कहां तक बातें पहुंचाई। कई बार होता है कि कोई पर्सन किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी गलत कमेंट कर जाता है ना, या फिर किसी केसेस में ऐसा होता है कि वो कमेंट बिल्कुल मतलब जो वो बोल रहा है वो सही है, बट उस पे भी कंट्रोवर्सीज वगैरह हो जाती है। तो आप कुछ बोलेंगे उस पे? देखिए उस बारे में यहाँ बात करना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म, हर व्यक्ति अपने धर्म को फॉलो करने का उसका संवैधानिक मौलिक अधिकार भी है। क्या होता है कि कभी कभी पब्लिक डिबेट में या कुछ में आपस में कुछ इधर से दो बातें हुई उधर से दो बातें हुई और बाकी भी उसको मीडिया ने या इतना हाइक बना दिया जाता है कि डेट इज अगेंस्ट अ पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पीस है उसके खिलाफ। तो ये भी कंटेंट है, तो इसलिए इनको इस बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है धर्म के बारे में, क्योंकि हर संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म की फॉलो करने का अधिकार देता है। तो बेसिकली है कि किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ भी कमेंट करना वो सही नहीं है। सही नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं 19(2) में कि आप जो पब्लिक पीस है उसके खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते, इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, एकजुटता के खिलाफ नहीं बोल सकते। अच्छा, जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उसमें भी क्या होता है कि कभी कभी लोग कुछ भी बोल जाते हैं, है ना। लाखों की भीड़ होती है, हजारों की भीड़ होती है, वहाँ पे लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। देखिए भारत, तो उस टाइप की वीडियोस वगैरह भी वायरल हो जाती है और ज्यादा भड़क होना शुरू हो जाती है। हाँ, वही मैं बात कह रहा था कि एक अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, एक वीडियो वायरल हुई थी, दंगे हो गए। उसके बाद और वीडियोस वायरल होने लगी। फिर देश में क्या हुआ कि सोशल मीडिया, इंटरनेट को शट डाउन करना पड़ा। तो एक वीडियो की या एक कंटेंट की क्या वैल्यू है, ये आपको निर्धारित करनी पड़ेगी अपने कंटेंट बनाने से पहले कि कंटेंट क्या बना रहे हैं, एक कंटेंट क्या कर सकता है देश में। प्रोटेस्ट है, उसका संवैधानिक उसका अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है संवैधानिक कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट इन अ पीसफुल मैनर। अच्छा, प्रोटेस्ट में मैंने एक और चीज देखी है कि लोग ना जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, या मतलब आपने भी देखा होगा वीडियोस में बहुत सारी में। तो वो क्या मतलब वो गलत है, क्या है? देखिए पहले कानून नहीं होता था, अब कानून आ गया है। ओके। अब बीएनएस में प्रोविजंस दिए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजंस दिए गए हैं कि उनको चार्ज किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो वो प्रॉपर्टी जलाई जाती है वो उनकी खुद की तो है नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। बसें जला देते हैं लोग, बसें जला देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, रोड पूरा का पूरा रोड जाम कर दिया। बेसिकली लॉस किसका है? हमारा लॉस है, इनकम टैक्स पेयर्स का लॉस है। जो हम सामान खरीद रहे हैं, जीएसटी टैक्स दे रहे हैं, कोई टैक्स दे रहे हैं, उसका लॉस है, क्योंकि वही लॉस जाके आगे बस उसी से बस खरीदी जाएगी, वो देश में चलेगी। और आपने क्या किया, थोड़े अपने स्वार्थ के लिए उस बस को फूंक दिया या उस बस को जला दिया, रोड जाम कर दिया, गाड़ियां जला दी लोगों की।
तो इस तरह की ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आते हैं सब। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि आपने अगर जला दिया, पहले लॉ नहीं था, अब लॉ है। नहीं, पहले भी लॉ था बट अब स्पेसिफिक प्रोविजंस आ गए हैं। स्पेसिफिक प्रोविजन था, जैसे मॉब लिंचिंग का स्पेसिफिक प्रोविजन आ गया है। ओके पहले लोग क्या करते, मिलकर लोग मार देते थे लोग, ओके। अब भीड़ ने पीट दिया। अब अब मॉब लिंचिंग का स्पेसिफिक प्रोविजन है बीएनएस में। सो उसमें क्या है मॉब लिंचिंग का? जो मॉब लिंचिंग में ये है कि हर आदमी को चार्ज किया जाएगा उसी एक्ट। जितने भी लोग थे, हाँ तो मान लीजिए अगर 20-25 लोग थे तो 20-25 को भी पकड़ लिया जाएगा। हाँ, मॉब लिंचिंग का कानून है। मॉब लिंचिंग को एज ए मर्डर ट्रायल की तरह फेस किया जाएगा, उसको उसने मर्डर किया हो। तो मॉब लिंचिंग का कानून है। और पहले भी जो आईपीसी थी उसमें भी देश के लिए कानून थे कि आप देश के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बट अब सरकार करे तो करे क्या, क्योंकि आज जब व्यक्ति अपने उसमें नहीं, उसमें व्यक्ति ऐसे कर रहा है अपने देश के लिए, तो फिर सरकार भी क्या करेगी? क्योंकि देश तो सरकार का थोड़ी देश है, देश तो अपना भी है। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि जो मतलब जो प्रोटेस्ट के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उसमें लोगों को चार्ज किया जाएगा। तो अब उसमें तो वो हजारों की भीड़ होती है, उसमें कैसे? देखिए, अब वो तो इन्वेस्टिगेशन है कि आप किसी को पकड़ पाएंगे। ओके, वो फिर इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। अब तो हर जगह कैमरे लगाए गए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब तो हर चौराहे पे, हर गली में कैमरा है। कोई ऑफेंस करेगा तो उसको कैमरे में आएगा, उसको फिर पुलिस चार्ज करेगी सेक्शंस में लेके, या उसने किया है। सो इन शॉर्ट हम बोले कि जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन में आ गया वो उससे चार्ज होगा ही होगा। अभी एक जो शो चल रहा था यूट्यूब पे, है ना, इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें क्या है, एक पॉडकास्ट करता है एक यूट्यूबर जो है ना, रणवीर अलाहाबादी है। तो उन्होंने क्या मतलब कुछ एक ऐसी लैंग्वेज यूज की, ऐसे वर्ड्स यूज किए जो शायद सही नहीं थे, है ना, मतलब शायद नहीं, सच में सही नहीं है वो, और उन पे एफआईआर वगैरह भी हुई है। तो आप उसके बारे में बताएंगे, उनकी क्या प्रोसेसिंग्स वगैरह चल रही है? देखिए, जो भी शो चल रहा था, ना तो मैं उस शो का नाम लेना चाहूंगा इस स्टेज पे, ना मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि हम उनका नाम लें। और ऐसे लोगों का मैं दिनेश जी आपसे भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को ज्यादा हाइक ना दी जाए, क्योंकि जिसका जितना नाम लिया जाएगा उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। उनके ऊपर एफआईआर हुई ऑप्शंस वीडियो बनाने या ऑप्शनिटी के ऊपर, और बीएनएस के बहुत सारे चार्जेस लगे, सिनेमेटोग्राफी के चार्जेस सेक्शंस लगे हैं। और देश के विभिन्न मतलब देश के अलग अलग स्टेट्स में एफआईआर हुई। गुवाहाटी में एफआईआर हुई, दिल्ली में एफआईआर हुई। फिर जब एफआईआर होनी शुरू हुई, गुवाहाटी से सम्मन आया, तो इन्होंने ये भाग गए, डिलीट पोस्ट अपनी, कुछ जो दूसरा व्यक्ति था उसने अपने अकाउंट से ट्विटर डिलीट कर दिए और भागने लगे। ये फिर जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत कुछ कहा, जो आप मीडिया प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं, और इनको बेल दे दी गई। बट अभी ये ट्रायल फेस करेंगे, अब फर्दर एफआईआर नहीं होंगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ही एफआईआर होनी चाहिए। तो अगर उसने एक बात बोली है तो आप एक ही एफआईआर, अगर आदमी ने एक मर्डर किया तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में उसके खिलाफ एक एफआईआर, लखनऊ में उसके खिलाफ एक एफआईआर, और महाराष्ट्र में उसके खिलाफ एक एफआईआर। तो ऐसे एफआईआर नहीं होती, एक ऑफेंस के लिए एक एफआईआर, तो एक ट्रांजैक्शन के लिए एफआईआर। तो कोर्ट ने कहा कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आप ऐसा कंटेंट दोबारा नहीं बना सकते, और आप ट्रायल फेस करेंगे जिस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, और आपके ऊपर फर्दर एफआईआर नहीं होगी। सो ये इनका क्या है कि प्रॉपर ट्रायल चलेगा, है ना, और फर्दर इस टाइप की कोई भी ये कंटेंट नहीं बना सकते। कंटेंट उस तरह का कंटेंट नहीं बना सकते जिसमें ऑब्ससेनिटी होने, तो ऑब्ससेनिटी होनी तो एक और एफआईआर दर्ज होगी। अच्छा, इनका जो ट्रायल चलेगा वो मतलब लाइक कितने टाइम तक चलेगा? देखिए, ट्रायल चलने का कोई बात नहीं होता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद गवाही होगी। गवाही होने के बाद कोर्ट ये देखेगी कि गवाहों के आधार पर इनको सजा दी जाए या इनको एक्विटल कर दिया जाए। तो उसमें ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मोटा मोटी हम बोले तो कितना टाइम इसमें लग सकता है? देखिए, लगने को आप 6 महीने भी कह सकते हैं, लगने को आप 6 साल भी कह सकते हैं। 6 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में या भारत के कानून में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। जैसे हम बात कर रहे हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस। तो आजकल लोग इस बहकावे में है कि भाई केस चल गया तो कई साल तक चलेगा, पर वो चलेगा क्यों कई साल तक? क्योंकि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार कानून देता है कि एक की बात सुनकर कोई केस डिसाइड ना किया जाए।
आपको अपना केस प्रूव करने का अधिकार कानून देता है, उसको अपना केस प्रूव करने का कानून अधिकार देता है। तो इसलिए लंबित चलता है मामला। अच्छा, इसमें जैसे ये जो इस टाइप का केसेस है, इसमें करीब मतलब कई लोगों पे एफआईआर्स वगैरह हुई है, कई लोग हैं इसमें, एक पर्सन नहीं है कोई। तो अब इसमें क्या क्या मतलब आपको लगता है कि पनिशमेंट वगैरह? देखिए, जो पनिशमेंट जिस सेक्शंस में इनको चार्ज किया जाएगा आगे चल के, उन सेक्शंस में इनको सजा होगी, उसके हिसाब से सजा होगी। ओके। क्योंकि सेक्शंस बहुत सारे हैं, बीएनएस के बहुत सारे सेक्शंस लगाए गए हैं, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के सेक्शंस लगाए गए हैं, और बाकी एक और एक्ट के सेक्शन लगाए गए हैं। तो जिस सेक्शंस में ये चार्ज किए जाएंगे उस सेक्शन के हिसाब से इनको सजा होगी। ओके। हाँ, वो पब्लिक डोमेन में कौन कौन सेक्शन लगाए गए हैं और किन किन सेक्शन में इनको सजा होगी, वो आप भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, ट्रायल चलेगा ही। ट्रायल चलेगी। ये जो शो था, इसके दोबारा से रिवाइव होने के, दोबारा से स्टार्ट होने के कुछ चांसेस हैं, मतलब आपको लगता है कि? देखिए, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि ऐसे शो यहाँ देश में बने, देश में? ओके। क्योंकि ऑब्ससेनिटी फैला रहे हैं, देश के युवाओं को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के शो को आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि इस तरह के शो देश में बनने चाहिए? देश में बनने चाहिए। और अगर इस तरह का शो दोबारा आता है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। सो आप भी इस चीज के प्रॉपर अपोजिशन में, आपको लगता है कि ये चीज जो है ना, मतलब सच में यूथ को गलत डायरेक्शन दे रही है ना? सच में सोसाइटी को में एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है ये। अच्छा, अभी क्या है कि जब ये कंट्रोवर्सी हुई है, इन पे इतने सारे चार्जेस वगैरह लगे हैं, है ना, तो बाकी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे कॉमेडियंस वगैरह हैं, तो आपको लगता है वो भी थोड़ा सा अब सही टाइप की चीजें ही? देखिए, अगर भारत के कानून में या किस कानून में इतनी शक्ति होती है कि किसी की गलत व्यक्ति को किसी भी सही रास्ते पे ला सकती है, तो अगर वो इससे सबक लेते हैं तो ठीक है, वरना सरकार और कानून के हिसाब से जो एक्शन उन पे लिया जाएगा उसके वो जिम्मेवार खुद होंगे। क्योंकि एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो फिर कंटेंट डिलीट करना, या कंटेंट डिलीट हो या ना हो, उसका एक रिकॉर्ड तो उनके पास रहता ही है। तो इसलिए जो भी कंटेंट बनाया जाए उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट की बनाई जाए। दूसरी एक बात और आप ध्यान देंगे दिनेश जी, कि देश में इतने सारे फेक अकाउंट्स हैं। अगर हम देखेंगे तो देश में 70% से ज्यादा फेक अकाउंट होंगे, लगभग। एक व्यक्ति, आपके ही लगभग 3-4 फेसबुक अकाउंट होंगे, या एक व्यक्ति के 5,000 हो गए तो दूसरा अकाउंट बना लेता है, 5,000 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर एक और 5,000 अकाउंट हो गए। हाँ। दूसरी बात यह है कि आपने कोई वीडियो डाला जो 18 साल के व्यक्ति से ऊपर के व्यक्ति के लिए है, तो आप उसको चेक कैसे करेंगे कि उसको 18 साल का व्यक्ति देख रहा है या 18 साल से कम नीचे का व्यक्ति देख रहा है? उस पर एक डिस्क्लेमर आएगा कि आप 18 साल से ऊपर है, तो वो करेगा यस। तो वो मतलब बहुत रेयर केसेस में आता है, वो भी है ना, वो भी बहुत रेयर केसेस में आता है। वो जो यस और नो का जो एक आता है ना पॉपअप, वो बहुत रेयर केसेस में आता है, बहुत रेयर केसेस में आता है। वरना तो कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं, एक वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर डाला कि दिस वीडियो फॉर द 18+ ब्ला ब्ला, और बस फिर उसके बाद वीडियो शुरू हो गई। हाँ, मेरा सुझाव ये है कि हर एक सोशल मीडिया अकाउंट को, आज के समय में देखेंगे बहुत सारे फेक अकाउंट से साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, सब फेक अकाउंट्स हो रहे हैं। तो हर अकाउंट को एक केवाईसी जैसे खाता होता है ना बैंक में, खाता कि भैया इसकी केवाईसी है इस खाते की, ऐसे हर अकाउंट को केवाईसी से जोड़ दिया जाए कि हर एक ये खाता, ये सोशल मीडिया अकाउंट इस व्यक्ति का है। सो आपका कहना ये है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनका भी प्रॉपर केवाईसी हो, सो दैट वहां पे जो डुप्लीकेट और फेक अकाउंट्स क्रिएट हो रहा है वो खत्म हो जाए, खत्म हो, एटलीस्ट उनका जो नंबर्स है ना बहुत नीचे आ जाएगा। अब मान लीजिए आपकी कोई प्रधानमंत्री बनता है, उसका फेक अकाउंट पहले बन जाता है, उसके फॉलोवर वो रात फॉलोवर बढ़ जाते हैं, बट फिर वो फेक अकाउंट वही चलता रहता है, फेक अकाउंट ही। बट यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है, लाइक लोगों के डेटा के प्राइवेसी की बात आ जाती है, बिकॉज ये जो कंपनीज है ये बाहर की है, हिंदुस्तान की नहीं है। अगर हम इनको अपने एक होता है ना आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ कुछ दे रहे हैं, तो किस हद तक मतलब सिक्योरिटी है कि ये सारी चीजें सिक्योरिटी की? आप तो अपना एक्सेस दे रहे हैं फोन का, जैसे आप ऑन करेंगे ऐप को तो आएगा कि आप मुझे अलाउ कर रहे हैं एक्सेस देने के लिए फोन का, आप मुझे कॉन्टेक्ट देने के लिए एक्सेस देने के लिए अलाउ कर रहे हैं, आप मुझे सारे फोन के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो आपने वही एक्सेस दे दिया। तो एक राइट टू प्राइवेसी के, और साइबर बुलिंग लोगों के करोड़ों रुपए का गबन हो जाता है साइबर लॉ से, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। तो कम से कम एक केवाईसी देने से, या ऐसा नहीं है कि आप अपना आधार कार्ड दें, उनको डेमोग्राफी दें या आप कुछ भी दें, आप कोई भी एक प्रॉपर गवर्नमेंट का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लगाकर उस अकाउंट को केवाईसी कर सकते हैं।
सो आपका कहना ये है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो पहले से ही चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे अपने उनको एक्सेस परमिशन दे रखे हैं। अच्छा, एक हिंदुस्तान में एक और चीज चलती है, मतलब बाइकॉट और बैन। बहुत सारी मूवीज आती हैं, कुछ भी आता है उस पे सबसे पहले मतलब ट्विटर पे ट्रेंड चलता है कि बाइकॉट दिस, बाइकॉट दिस। देखिए, उन जैसे की मूवी जो बातें कर रहे हैं उसमें एक अलग फॉलोवर का व्यक्ति है, मतलब हर व्यक्ति का अपना एक, हर चीज को मानने का अपना एक तरीका है। ओके। तो कुछ समुदाय के लोग, कुछ ग्रुप्स कुछ चीजों को मानते हैं, कुछ ग्रुप्स कुछ चीजों को मानते हैं। तो ट्रेंड चलना और लोग उसको ट्रेंड को फॉलो करें या ना करें उनका खुद का अधिकार है। तो उस पर ये तो कह नहीं सकते कि भैया हमने ये ट्रेंड चलाया और उन्होंने अनफॉलो कर दिया, तो वो उनका खुद का अधिकार है कि वो खुद का अधिकार फॉलो करें ना करें। ऐसे आप देखेंगे बहुत सारी मूवी पर बैन चला, पठान पर बहुत बैन चला कि भैया इसको ट्रेंड कर रहे हैं कि हम इसको नहीं देखेंगे, और वो मूवी सुपर हिट हो गई। तो इस तरह का एक क्या है, एक कल्चर भी हो गया है कि एक इसको ट्रेंड चला दो कि मूवी को बाइकआउट करेंगे। तो ये ट्रेंड भी चल गया है कि बाइकआउट करने से लोग और ज्यादा मूवी देखते हैं, क्योंकि वो बैन तो ही नहीं। हाँ। बट उसके जो सिनेमेटोग्राफी का सर्टिफिकेट लिया है वो बैन कैसे होगी? अब आपके पास फिर क्या रीजन रह गया? आपके पास रह गया सिर्फ बाइकआउट करने का रीजन, और बाइकआउट पूरी देश एक साथ करेगा नहीं। और दूसरा ये है कि जब इतनी चर्चा होती है ना किसी भी चीज के बारे में, तो एक बार मन करता है कि यार मैं भी देखूं ऐसा है क्या इसमें। अब जब मैं भी देखूं तो फिर बात वही आ जाती है कि उसका तो प्रॉफिट हो तो गया। मैंने अभी वही बात कही कि बाइकआउट करना एक मेरा खुद का अधिकार है कि मैं देखने जाऊं ना देखने जाऊं, और ये एक कल्चर बन गया है कि मैं बाइकआउट करूंगा तो लोग और ज्यादा देखने आएंगे। जैसे हमने देखेंगे ना, किसी चीज को आप गलत तरीके से दिखाएंगे तो वो और ज्यादा फेमस होगी। जैसे मैंने कहा था कि 10 लोग जो टॉप 10 इंडिया के जो टॉप 10 सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वो इन्हीं ऑब्ससिनिटी और अभद्र भाषा का प्रयोग करके टॉप पे आए हैं। जो अभी सिचुएशन है हिंदुस्तान की, है ना, डिजिटल मीडिया इतनी स्पीड से बूम कर रहा है, और सारी चीज़ें है ना, हर इंसान के हाथ में सोशल मीडिया अकाउंट है, फ़ोन है, स्मार्टफोन है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज को देखते हुए, आपको लगता है कि जो लॉ है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसमें भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए, जो लॉ है ना वो एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है कि एक बार लिख दिया तो बदला नहीं जा सकता। ओके। जब जरूरत होगी इसको बदला जाएगा। पहले रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम थी, अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जजमेंट्स के द्वारा बनाई जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, और अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से कोई भी बात जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अपने आप में एक कानून बन जाती है। और आने वाले समय में जैसे जैसे डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है वैसे वैसे कानून इसके हिसाब से बनाए जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि नया सिनेमेटोग्राफी एक्ट आने वाला है। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम लाने के लिए नए नए कानून लाएगी, कंटेंट्स को खंगाला जाएगा। ओके। क्योंकि आजकल साइबर क्राइम्स जो बढ़े हैं इसके लिए भी कोई उपयुक्त इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, इसलिए साइबर क्राइम्स के वाले अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। पर सरकार अपने हिसाब से कोशिश कर रही है, स्पेशल स्टाफ, स्पेशल सेल बनाए हैं सरकार ने, स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, स्पेशल सेल्स बनाए, स्पेशल टाइप के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाए हैं। तो उसके हिसाब से सरकार काम कर रही है, पर समय लगेगा। और जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाएंगी, ऑप्शनिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कानून सख्त होते चले जाएंगे। अच्छा, आपने एक बताया था कि नया सिनेमेटोग्राफी जो है एक्ट वो आने वाला है, तो उसमें क्या नए चेंजेस आ? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी मैंने वो एक्ट पढ़ा नहीं है, बट सिनेमेटोग्राफी एक्ट वो इस बार शायद संसद से इस बार ही पास हो जाएगा इस बार, या हाँ, सिनेमेटोग्राफी अपकमिंग सिनेमेटोग्राफी एक्ट आएगा। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑब्सनिटी का, तो ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट के हिसाब से आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। उसमें चांसेस ये भी हो सकते हैं कि जो यूट्यूब पे कंटेंट है वो भी इसमें काउंट नहीं, यूट्यूब की, देखिए यूट्यूब पे कंटेंट को वहां के जो पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं वो दूसरी देश की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए सरकार आज तक इसलिए ही चुप है कि ऑब्सनिटी को इतना फैलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, और सरकार लगाएगी भी, पर उसमें समय लगेगा। और परंतु हमारी खुद की जिम्मेवारी है कि हम ऐसा कंटेंट ना तो देखें और ना ऐसे लोगों को फॉलो करें। फॉलोवर भी तो हम ही हैं, हम जैसे लोग ही हैं, और हम ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसलिए ऐसे कंटेंट बन रहे हैं। हमें खुद ही ऐसे फॉलोअर्स को देख के ब्लॉक कर देना चाहिए, या उनकी शिकायत हमें खुद,
अगर हम कोई अश्लील वीडियो या ऐसी ऑब्सेंट वीडियो देखते हैं तो हमें खुद इसकी शिकायत साइबर सेल में या पुलिस अपने नज़दीकी पुलिस थाने में करनी चाहिए कि ये व्यक्ति इस तरह के कंटेंट्स बना रहा है जो कानून इसको परमिट नहीं करता। जैसे सर इस हिसाब से जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, है ना, और हो रही हैं, तो चार्जेस लग रहे हैं लोगों पे। तो कुछ कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि या ये गलत है, ये कला को ना दबाया जा रहा है, एक आर्ट को दबाया जा रहा है वो। नहीं तो किस आर्ट की बात कर रहे हैं आप? गाली देने के आर्ट की बात कर रहे हैं, अश्लील बातें करने की बात आर्ट की बात कर रहे हैं, असली वीडियो बनाने की आर्ट की बात कर रहे हैं? कौन सी आर्ट होती है ये? पहले बहुत सारे सिंगर हुए हैं, बहुत सारे कॉमेडियन हुए हैं, बहुत सारे अभिनेता हुए हैं, बहुत सारे राजनेता हुए हैं, उन्होंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई। ऐसी कभी नहीं बताई। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये किस तरह की कला है? ये गालियां देना कला है, ऑफसेंस वीडियो बनाना कला है, न्यूडिटी फैलाना कला है, देश की पीस के बारे में, किसी समुदाय के बारे में गलत बात करना कला है? किस तरह की कला की बात हो रही है? मैं तो वो कला ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप एक अपना चैनल बनाएं, वहां पर गंदी गंदी गालियां दें, गंदे गंदी ऑप्शंस बातें करें, गंदगी फैलाएं पूरे उसमें, और आप कहें ये कला है। सो गाइज, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। एंड आज के एपिसोड में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। एंड स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट मनीष कुमार सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। एंड आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप उसे नीचे जरूर कमेंट करें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर एपिसोड के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।